चलिए आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं सेल मेम्ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और ये जो लिपिड होता है ये सॉलिड नहीं होता है, ना ही रिजिड होता है, ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। और इसमें जो है प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इस पेरीफेरी में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम पेरीफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। तो फ्लूइड होने की वजह से ये जो प्रोटीन होता है इस पे फ्लोट करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसमें जो हेड होता है हमारा वो पोलर होता है, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। जो पोलर हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, और जो नॉन पोलर टेल होता है वो वाटर को रिपेल करता है। ठीक है, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। समझते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये अपने अंदर कुछ ही मॉलिक्यूल को क्रॉस करने देती है। ठीक है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेगी और उनको ही क्रॉस करने देगी। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये जो हेड है इसका ये पोलर है। ठीक है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन को जो मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकता है वो मेनली नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ही ये क्रॉस करने देती है, क्योंकि हमको पता है एज अ लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तो हेड पोलर है। ठीक है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल को करना चाहिए, लेकिन ये करता है नॉन पोलर को। ऐसा क्यों है समझते हैं। क्योंकि जो नॉन पोलर जो टेल होती है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है ट्रांसपोर्ट में, लेकिन जो ये पोलर हेड होता है इसका कोई रोल नहीं होता है ट्रांसपोर्ट में। इसीलिए डोमिनेंस जो होता है वो नॉन पोलर कर जाता है, और इसी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको सिंपली जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। आइए आगे हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो मेनली हम 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फिर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न में भी हम सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को समझेंगे। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पैसिव डिफ्यूज़न में सिर्फ डिफ्यूज़न को ही पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं ये हमारी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 8 मिलीग्राम है, और यहाँ पे जो है वो 5 मिलीग्राम है। तो यहाँ पर हाइयर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये जो मूवमेंट होती है इसमें एनर्जी का या एटीपी का कोई भी यूज़ नहीं होता है, और ये विद और विदाउट यूज़ ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन के हो सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पैसिव डिफ्यूजन को। तो टाइप्स ऑफ पैसिव डिफ्यूजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद ऑस्मोसिस को हम अपने अगले चैप्टर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में समझेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड की बनी है। तो जितने भी लिपिड सोल्यूबल यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो हम पहले ही समझ चुके हैं कि इसको सिंपली जो है सिंपल डिफ्यूजन से जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज हैं ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, और ये सिंपली जो है इसको क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप का सिंपल डिफ्यूजन है वो है डिफ्यूजन ऑफ लिपिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, या फिर जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल हैं वो उसको सिंपली क्रॉस नहीं कर पाते, जैसे कि H2O। तो इनको क्रॉस करने के लिए हमको जो है एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इन केस ऑफ H2O ये कैरियर प्रोटीन होते हैं एक्वापोरिन्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो ऐसे लगे होते हैं, और इनकी हेल्प से जो है वो H2O जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है। नेक्स्ट हम समझते हैं सिंपल डिफ्यूजन में ही एक लॉ को, जिसको हम बोलते हैं फिक्स लॉ।
फिक्स लॉ हमें बताता है कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वो उसकी जो रेट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सिंपल डिफ्यूजन का एक फार्मूला है D इंटू ए इंटू डेल्टा सी डिवाइड बाय एक्स। तो इसमें जो D का मतलब है ये है डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है, और ये जो A का मतलब है ये है सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मेम्ब्रेन का उतना ज़्यादा ही डिफ्यूजन जो है उससे होगा, ठीक है। तीसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा मतलब एक तरफ जो है जितना ज़्यादा सब्सटेंस होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे अगर 1 है तो जो डिफ्यूज़न है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इसके कंपेरिजन में जो 8-7 वाला था उसका जो है 8-1 वाला था इसका डिफ्यूज़न जो है वो बहुत ही तेज़ होगा, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एक्स के, मतलब थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन जितनी ही ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है, उतना ही डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगला हम समझते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव डिफ्यूजन ही है जो कि कैरियर प्रोटीन के हेल्प से होता है, ठीक है। क्योंकि ये पैसिव डिफ्यूजन है तो इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मॉलिक्यूल्स जाएंगे और इसमें जो है एटीपी का जो है वो कोई यूज़ नहीं होगा, नो यूज़ ऑफ एनी एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कैसे, जैसे कि ये हमारा जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है अगर ग्लूकोज को इससे क्रॉस करना है तो वो डायरेक्ट क्रॉस नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ हमें कैरियर प्रोटीन्स लगेंगी जैसे कि ग्लूट, ठीक है। ग्लूट एक टाइप की कैरियर प्रोटीन है जिसकी हेल्प से जो ग्लूकोज है वो सेल से बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों को समझने के बाद हम एक ग्राफ देखते हैं जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस ग्राफ को। तो ये जो ग्राफ है ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, सॉरी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का ये ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल डिफ्यूजन के ग्राफ को। तो सिंपल डिफ्यूजन का जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है। लीनियर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे जो हमारा रेट है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी जल्दी जो है वो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ यहाँ तक तो आप देख रहे हैं वैसे ही लीनियर ही है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये जो है ये कांस्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे जो है जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल्स थे जो कि इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे थे वो जाके सैचुरेट हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि जैसे कि ये कोई एक चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 कैरियर प्रोटीन है या फिर 4 कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। तो इस टाइम पे एक यूज़ हो रहा था, ठीक है। फिर धीमे धीमे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी एक और यूज़ हो रहा है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन और बढ़ी एक और यूज़ होने लगेगा, ठीक है, एक और यूज़ होने लगेगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, जितने भी कैरियर प्रोटीन्स हैं वो यूज़ होते जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में फिक्स नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारे कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी कैरियर प्रोटीन बचा नहीं है, सबसे कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है वो पास कर रहा है, तो जो रेट है वो यहाँ तक आने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो चुकी है। अब समझते हैं एक टर्म आता है के एम वैल्यू। के एम वैल्यू का मतलब वो होती है कि सब्सटेंस की वो कंसनट्रेशन जहाँ हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अचीव हो जाए। मतलब ये कंसनट्रेशन की एक वो वैल्यू है जहाँ पे Vmax/2 जो है वो हमारा अचीव हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट इज़ द यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज डैट यहाँ पे है अगर 8 मिलीग्राम, ठीक है, और ये जो है वो 5 मिलीग्राम है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होगा वो 8 से 5 की तरफ होगा विद द यूज़ ऑफ ATP, ठीक है। तो यहाँ पे ATP का यूज़ होता है, ठीक है। एटीपेज की एक्टिविटी होती है, एटीपेज एंजाइम उसकी एक्टिविटी होती है, और यहाँ पर कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन का यूज़ होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिसको कि हम बोलते हैं
सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, जैसे कि ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, तो इसमें दो सब यूनिट होती हैं, एक अल्फ़ा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट का काम होता है, ठीक है, ये है हमारी बीटा सब यूनिट, ठीक है। तो बीटा सब यूनिट के पास कुछ ये एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये इसका ग्लाइकोसाइलेशन में काम करती हैं, मतलब ये जो है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाइंड करके रखती हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है नेक्स्ट, ये है हमारा अल्फ़ा इसकी सब यूनिट, ठीक है। तो जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है ये उसकी रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, इससे ही सारे काम होते हैं। तो समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, जैसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होती है, जैसे कि जो 1 नंबर हमने बताया है ये है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये जो 2 नंबर पे है ये है हमारी फॉस्फोराइलेशन साइट। समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि सेल के अंदर जो 3 सोडियम होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो वैसे भी सोडियम जो होती है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है। ये जो है ये इस सोडियम पोटेशियम पंप से ही मेंटेन होती है। समझते हैं कैसे, ठीक है। तो जैसे ये 3 सोडियम है, ठीक है, जब ये जाके जो है जब इससे बाइंड होंगे, ठीक है, जब ये 3 सोडियम जो है जब अल्फ़ा सब यूनिट से जाके बाइंड होंगे तो यहाँ पे जो है एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और ये जो एटीपी का जो अपना एक फॉस्फेट है ये अपना एक फॉस्फेट इसको दे देगी, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी और इसके बाद हुआ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन से जो ये अल्फ़ा सब यूनिट है इसमें हमारा कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, ठीक है। और चेंज होने से क्या होगा कि ये जो सोडियम है हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाके रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही जब ये जो 2 पोटेशियम है हमारे, जब ये जो है हमारा इसमें बाइंड होंगे, बाइंड होने से क्या होगा कि ये इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, और डीफॉस्फोराइलेशन होने से फिर से जो है हमारा कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और ये जो है ये हमारा सेल के अंदर आ जाएगा। तो जब 3 सोडियम जो है वो अल्फ़ा सब यूनिट में बाइंड हुए, एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, उससे जो है जो फॉस्फेट रिलीज हुआ उससे फॉस्फोराइलेशन हुआ, उसने कन्फॉर्मेशनल चेंज कराया, जिससे कि 3 सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले गए। इसके बाद क्या हो गया, जो 2 सोडियम है वो अल्फ़ा सब यूनिट में बाइंड हुए, जिससे डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, और जो सोडियम है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में या फिर सेल के अंदर जो है वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली एक टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि एटीपी का जो है वो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब नो डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एनर्जी को यूज़ करके जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। समझते हैं कैसे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक होता है सिमपोर्ट और सेकंड होता है एंटीपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सिमपोर्ट, ठीक है। इसमें जो 2 डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ एनर्जी ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो एनर्जी जो है जो रिलीज होती है उससे ही जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंगल डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जो है सेम डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं। यही एंटीपोर्ट में क्या होता है कि जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एनर्जी को यूज़ करके जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। आओ इसको एक एक एग्जांपल से समझते हैं। तो प्राइमरी समझते हैं SGLT से, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है हमारा GIT में यानी कि मतलब स्टमक में, ठीक है। तो समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि हमको जो है ग्लूकोज जो है, ठीक है, उसको जो है वो सेल के अंदर लेना है, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे कि जो सोडियम है, ठीक है, तो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। इससे जो है वो सोडियम जो है क्योंकि सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर जो है सेल के अंदर वो कम है, तो ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इससे जो है यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है जिससे जो ग्लूकोज है वो भी अंदर मूव कर जाता है, बट ग्लूकोज का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ठीक है। यही एक जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है कि जो एक कम से कम एक ना एक मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो।
तो अब ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि ये ग्लूकोज का मूवमेंट तभी हो पाएगा जब सोडियम का मूवमेंट होगा, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पे जो सोडियम का जो लेवल है सेल के अंदर उसको कम रखना चाहिए। तो कम ये कैसे होता है, ये मेंटेन होता है हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसके थ्रू। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये जो सोडियम इसके अंदर है उसकी जो वैल्यू है उसको कम करके रखता है। कैसे, ये जितना भी सोडियम है इसको बाहर फेंक देता है सेल से, और इसके अपोजिट में जो पोटेशियम है उसको अंदर कर देता है विद द यूज़ ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपेज एंजाइम के हेल्प से एटीपी का ब्रेक डाउन होता है, और ये जो है इससे जो है ये सोडियम को बाहर फेंकता है सेल से और पोटेशियम को अंदर ले लेता है। ठीक है, इससे क्या है कि जो सोडियम है उसकी वैल्यू जो है वो सेल में कम होती जाती है, और जो नया सोडियम है वो सेल के अंदर आता जाता है। इससे कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और जो ग्लूकोज है वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ पहुंच जाता है। तो हम इसमें ये चीज़ क्यों बोलते हैं कि इनडायरेक्ट एटीपी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो एटीपी यूज़ हुई इसको सोडियम की कंसनट्रेशन को कम करने के लिए सेल में इस एनर्जी के ही यूज़ से जो है ये चल रहा है, इसलिए जो है हम इसको ऐसा बोलते हैं। यहीं पे हम समझते हैं जो हमारा एंटीपोर्ट है उसको हम समझते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, जो कि हमारा किडनी में प्रेजेंट होता है, उससे समझते हैं। जैसे कि ये हमारी जो है वो ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये जो है वो हमारी सेल है, और ये जो है ये हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन यानी कि हम पीसीटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पीसीटी, उसके बाहर सेल और उसके बाहर जो है ब्लड वेसल। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो सोडियम है, ठीक है ना, ये है सोडियम। ठीक है, तो ये जो सोडियम है, ठीक है, ये ल्यूमन के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद किडनी में जो है, फिल्ट्रेशन के बाद जो किडनी में जो है जो सोडियम है वो फिल्ट्रेट होके जो है वो हमारा ल्यूमन में आ गया। तो अब हमको क्या कराना है कि हमको सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना है। तो हम क्या करेंगे कि जो सोडियम है वो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर से इसके अंदर गया। ठीक है, इसके अंदर गया। ठीक है, और अंदर जाने के बाद क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो हाई है, ठीक है, और सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो है। ठीक है, तो ये एक हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया इसके एक्सचेंज में ही। ठीक है, जो हमारा H+ है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमको H+ को जो है वो एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, वरना हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगी। अगर H+ की वैल्यू जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगी तो एसिडोसिस हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी बच गया है उसको हम दोबारा से जो है वो पीसीटी में या फिर ट्यूबुलर ल्यूमन में भेज दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है वो सेल में अंदर जा रहा है और ये सेल से बाहर आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ही हम इसको एंटीपोड बोलते हैं। यहाँ पे सोडियम की और ग्लूकोज की डायरेक्शन, दोनों की मूवमेंट का डायरेक्शन सेल के अंदर ही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसको सिम्पोड बोलते हैं। अब ये जो सोडियम यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब इसको यहाँ पे भेजने के लिए ज़रूरी ये है कि सोडियम अंदर जाए, और अंदर सोडियम तब जाएगा जब इसकी वैल्यू यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कम करने के लिए हम फिर से जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होगा कि जो सोडियम है वो दोबारा से सेल से जो है वो ब्लड वेसल में चला जाएगा, और जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी जो है रिलीज हुई, उसी से जो है ये जो है हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम दोनों ही चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, तो सोडियम इज़ मूविंग फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जिससे कि है कन्फॉर्मेशनल चेंज अकर हुआ। ठीक है, और इससे क्या है कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी जो सोडियम एक्सचेंज है, इसमें भी जो सोडियम का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है, जिससे कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। ठीक है, और जो H+ जो मूव हो रहा है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं वो सोडियम का जो अंदर का लेवल है उसको थोड़ा लो मेंटेन करते हैं, ताकि अगर अंदर का लेवल लो होगा तभी जो है वो सोडियम जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं हमारा लास्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सोसाइटोसिस को।
एक्सोसाइटोसिस जो है वो एटीपी डिपेंडेंट वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें जो सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है वो भेज देते हैं, ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जैसे कि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो धीमे धीमे सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव होगी, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हो जाएगी जाके, और अपना जो भी प्रोडक्ट है इसको जो है वो बाहर रिलीज कर देगी, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एंडोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस भी जो है वो एक सेल डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसका काम होता है कि जैसे एक्सोसाइटोसिस में हमारा क्या हुआ था कि हम सेल का जो कंटेंट था या सेल के अंदर जो भी कंटेंट था उसको हम बाहर भेज रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि हम बाहर का जो कंटेंट होता है उसको हम इनगल्फ कर लेते हैं, इनगल्फ करके सेल के अंदर ले आते हैं। इसको हम इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और क्लैथरिन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले समझते हैं फैगोसाइटोसिस को। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया या फिर डेड सेल्स होते हैं, ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो है वो सेल के अंदर ले लिए जाते हैं, फिर उसकी वहाँ पे किलिंग कर दी जाती है। जैसे कि इसके एग्जांपल है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल। अगली चीज़ हम समझते हैं पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, ठीक है, और यहीं पे हम पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अपटेक ऑफ ECF एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, मतलब जो भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको जो है इससे सेल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं क्लैथरिन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि क्लैथरिन क्या है। तो क्लैथरिन एक प्रोटीन है जो कि सेल को जो बाहर सब्सटेंस होते हैं उसको अंदर लाने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ वेसिकुलर फॉर्मेशन। तो ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। तो जैसे ये कोई अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है, ये इसके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि अंदर जो है वो क्लैथरिन से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल जो है जब इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है, तो ये जो है, ये जो हमारे क्लैथरिन होते हैं ये अंदर जाके इसे कोटेड पिट्स बना लेते हैं, ठीक है, और ये जो है वो इसको इन्वेजिनेट कर लेते हैं अंदर। जैसे ये क्या है, जैसे ये कोई भी आया मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये पिट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो ये अंदर जो है पिट का फॉर्मेशन हुआ और ये जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल थे ये इसके अंदर आ गए। तो कोटेड पिट से जो है वो कोटेड पिट पिंच ऑफ हुआ, ठीक है, और इससे जो है एक एंडोसाइटिक वेसाइकल बन गया, ठीक है। और ये जो एंडोसाइटिक वेसाइकल है, ठीक है, इसको आगे जाके जो है लाइसोसोम्स जो हैं वो जाके इसको किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये किन में होता है, जैसे जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स या जो वायरस होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, उनको जो है इस मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो डिग्रेड किया जाता है। सो आपको जो इसके नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू।